चलिए स्टूडेंट, क्लास शुरू करते हैं जी। और आज ये लेक्चर नंबर 3 होगा वीवीयू के लिए, सेमेस्टर 1, जिनका सेशन 23 से 27 है। फिर से एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल कर दे स्टूडेंट कि वे बच्चे जिनका सेशन 23 से 27 है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मैथ्स मेजर पेपर से आप लिए हैं, ऑनर्स अगर आपका, या ऑनर्स कह सकते हैं, मेजर पेपर अगर मैथ्स है, तो उन्हीं लोगों के लिए लेक्चर चल रहा है। और ये लेक्चर नंबर 3 है। कौन सा लेक्चर है जी? लेक्चर नंबर 3। इससे पहले 2 बेसिक क्लासेस हुए हैं जिसमें मैंने बताया था कि जी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, है ना। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था जी? कि वैसा नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म का हो, उस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते थे, जहां पे आई क्या है? आयोटा। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे 2 + 3i, दिस इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, आप सभी बच्चों से मेरा एक सवाल है कि कहीं पे हम लिख दे 3, क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस और नो मुझे बताइए। तो क्या अगर हम सिर्फ लिख दे 3 तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो आप सभी का जवाब आना चाहिए। देखते हैं हम। हाँ, सभी का क्लास होगा राजू, हर एक पेपर का क्लास होगा, तो इसके लिए एकदम सोचना नहीं है, हर चीज का क्लास करवाएंगे। और लेकिन फी जो है सिर्फ आपको मैथ्स का ही लगेगा, बाकी जो है उसके लिए अलग अलग टीचर्स होंगे, तो उनके लिए हम अलग बात करेंगे। फिलहाल ये क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैंने पूछा कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये होता है, क्या 3 को भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे हम? बिल्कुल पूरे, इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। क्यों भाई? क्योंकि इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 + 0 × i, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये सब हमने प्रीवियस के लेक्चर्स में सीखा है, तो इस पर हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। लेक्चर 1 2 में हमने देखा था। अच्छा, लास्ट के लेक्चर्स में स्टूडेंट हमने ये भी देखा था कि x + i y का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था हमने। प्रीवियस में हमने इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x, y ऑर्डर पेयर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर्स में हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से भी देखा था कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं। अगर आप किसी बच्चे को याद हो तो मुझे बताइए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते थे। तो हमने ये लेक्चर 2 में डिस्कस करा था कि भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट में लिखने का मतलब कि r इंटू में cos थीटा प्लस i sin थीटा। आप या तो ये लिखिए, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर आप ये लिखिए। ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और वही कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब बोलोगे सर दोनों के बीच रिलेशन क्या है? तो हमने रिलेशन भी प्रूफ करा था कि दोनों के बीच रिलेशन जो है वो r का वैल्यू होता है √x² + y², और थीटा का आप निकाल लेंगे। तो थीटा कैसे निकलेगा जी? थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y/x, ये होता है। और अगर x इक्वल टू बात करो तो x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, और भी कुछ रिलेशन है तो x इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू है r sin थीटा। तो अब हम ये वाला पूछना चाहते हैं सही बच्चों से। अगर यहां तक क्लियर है सभी को, है ना, अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो फिर हम बात करेंगे। देखिए ये तब हम आगे बात करेंगे, और बात करेंगे आज डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में, जो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये सब तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। अब चलिए बात एक बार कमेंट करके सभी बच्चे मुझे बता दीजिए कि क्या यहाँ तक क्लियर है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x + i y कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं जी। चलिए कमेंट करके बताइए सब बच्चे, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े हम लोग। चलिए एक बार कमेंट करके सब लोग बता दीजिए, क्या यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए कमेंट करके बताइए, तृप्ति, राजू, बाकी सारे बच्चे बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। हाँ चलिए, तो यहां तक क्लियर होने के बाद स्टूडेंट, अब एक छोटा सा सवाल मेरा और। अच्छा, अभी तक हमने देखा कि r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दिस इज ऑल्सो एन कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जहां पे ये जो r है ये डिस्टेंस को बताता था, जिसे हम मॉड्यूलस भी कहते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। और ये जो थीटा है वो एंगल को बताता था। तो वो बाद की बात है, हमने प्रीवियस में पढ़ा था, आगे जरूरत पड़ेगा तो बताएंगे। तो यहां तक तो ठीक है, दिस इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अगर हम इस r के जो को हटा दे तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस और नो, यस और नो। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस और नो, मुझे आंसर चाहिए। राजू बताइए, सारे बच्चे बताइए, इसके बाद तृप्ति, राजू, चलिए पुनेश, बबली, सभी लोग बताइए, सपना कमेंट करिए और बताइए कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर प्रीवियस के लेक्चर्स आप लोग देखे होंगे तो बिल्कुल बता पाएंगे कि हमने जैसे तो अभी तो सीखा जी, हाँ प्रीवियस में भी सीखे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ रिलेशन ऐसा होता है।
हमने प्रूव भी करा था इन सब चीज़ों को। अब अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा सिर्फ इतना ही रहे तो क्या इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे या नहीं कहेंगे, बताइए। चलिए, सबका जवाब है बिल्कुल कहेंगे, इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, है ना। और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे जी? यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे आर की जगह पर कुछ नहीं है, यूनिट है, कुछ नहीं तो 1 है ना। आर कितना है यहाँ पे? 1 है, इसीलिए वहां पे नहीं लिखा गया है, तो दिस इज कॉल्ड यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? अब आपको पता है जिस तरीके से हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, याद करिएगा आप, हम लोग इससे पहले अलजेब्रा में 5 क्लास 6 क्लास में पढ़े थे ना जी, कि a प्लस बी अगर कोई एक रियल नंबर, जैसे ये 1 हो, यहाँ पे कुछ भी x y कुछ भी हो, तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ भी लिखना नहीं, अभी तक हम बार बार बताए हैं कि जब हम इधर लिखेंगे ना तभी कॉपी में नोट डाउन करना है, जब हम यहाँ लिख रहे हो तो नोट नहीं करना है। हम लोग इससे पहले तक पढ़े थे कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर रहे तो ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। सभी बच्चों को पता है ये बात? अच्छा जी, ठीक है। लेकिन ठीक इसी तरीके से डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है जी? देखिए, जिस तरीके से हम ये सब जानते हैं कि ऐसा होता है, क्यूब के लिए अलग हो जाता है, पावरफुल के लिए अलग होगा, तो उस तरीके से डी मॉर्गन मैथमेटिशियन ने क्या कहा, जरा सुनिएगा ध्यान से। वो उन्होंने कहा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जो आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर में अगर आप n कर दीजिएगा ना, n के जगह पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव भी या नेगेटिव भी, -1 -2 कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर इस यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर में आप अगर n कर देंगे तो पता है इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा cos थीटा और प्लस आई साइन थीटा। और ध्यान, सॉरी, यहाँ पे cos थीटा और थीटा में जो ये वाला एंगल है ना, वो थीटा में गुना हो जाएगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा इसमें और भी डिटेल है, और भी बहुत सारी बातें हैं, हम लोग समझेंगे इसमें। चलिए, इस चीज में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बातें हैं कि डी मॉर्गन मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 या -1 -2 -3 -4, या फिर फ्रैक्शन में भी 1/2 3/4 -1/2 कुछ भी हो सकता है। तो जो भी होगा ना, इसका आंसर जो होगा वो ऐसा हो जाएगा। ऐसा बोला गया है कि बस कुछ और नहीं, इसका एंगल में गुना कर दीजिए, वो उसके बराबर हो जाएगा। कुछ बातें हैं इसमें, और क्या क्या बातें हम सारे बात समझेंगे। जैसे कि जरा सुनिएगा कि अगर यहाँ पे इंटीग्रल पावर देंगे, जैसे एग्जांपल भी समझिए, फिर हम लोग थ्योरम्स का प्रूफ भी करेंगे स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल मान लीजिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और पावर में कर दिया गया 3, तो पता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। इसका एक ही को आंसर होगा, इसका एक ही को आंसर होगा, वो ये होगा। ऑब्वियस है कि किसी नंबर का हम पावर कर दे तो आंसर कै गो आता है? एक ही गुना आता है। मान लीजिए जैसे हम बोले 2 का पावर 3 करिए तो कै गो आंसर आएगा? एक ही को आएगा, जो कि होगा 2 का पावर 3, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 कितना आएगा? 8 आएगा। तो वही चीज बोला गया, डी मॉर्गन मैथमेटिशियन ने ये रिजल्ट दिया, क्योंकि इसको प्रूव भी करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इसका पावर आप n देंगे तो इसका जो आंसर होगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के बराबर होगा। एग्जाम्पल देखिए ऐसे, ठीक। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे उठता है, उन्होंने कहा तो ठीक है ऐसा तो होगा, लेकिन और भी सुनिए, और उन्होंने क्या कहा कि अगर यहाँ पे देखिए, अब उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर यहाँ पे आप इंटीग्रल पावर देते हैं, देखिए उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पे इंटीग्रल पावर, इंटीग्रल मतलब समझे इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 4 5, ये सब अगर पावर देंगे तब तो ठीक है, इसका वैल्यू एक ही होगा। लेकिन यदि आप यहीं पे फ्रैक्शन दे दे, फ्रैक्शन मतलब जैसे 1/2 दे दे, तो आपको पता है इसका आंसर 2 को आता है। कैसे जी? थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो ज्यादा मजा आएगा इस थ्योरम को समझने में। देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे, जैसे अगर हम आपसे बोले कि 2 का पावर, देखिए जैसे हम आपसे कह दें कि 4 का पावर 2 करिए, आप सही बच्चे जान रहे हैं कि 4 का पावर 2 करें तो कितना आएगा? 4 का पावर अगर आप 2 करेंगे तो इसका जो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ 16 होगा, और कुछ नहीं होगा। 4 गुने 4 4 चौक 16। लेकिन यही अगर हम बोल दें 4 का पावर आप 1/2 करिए, तो आप पता है आपको आंसर क्या आएगा इसका? तो इसका आंसर 2 को आएगा। कौन कौन आएगा? -2 भी आएगा और +2 भी आएगा, 2 को आंसर होगा। अब ये कैसे हो गया? क्योंकि स्टूडेंट हमें पता है पावर 1/2 का मतलब क्या होता है जी? रूट 4, है ना। पावर 1/2 मतलब अंडर रूट, यही ना हमने पढ़ा है। और आपको पता है 4 का
अंडर मतलब जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर 2 भी होता है और -2 2 को आंसर आ जाता है इसका। अब बोले सर ये 2 कैसे होता है जी, जरा सुनिए ध्यान से, क्योंकि हमने पढ़ा है ना एक खास बात कि अंडर रूट में इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा इसी 4 को ऐसे लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर, फिर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -2 आ जाएगा। तो हम क्या समझाना चाह रहे थे, तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर पावर फ्रैक्शन में हो तो जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में उतना वैल्यू होता है आंसर, अगर पावर सीधा सीधा हो तो एक ही को आंसर होगा। क्या बात समझ पा रहे, इतना सा तो उम्मीद है समझ पा रहे होंगे कि अगर पावर 2 रहा तो एक ही को आंसर होगा, लेकिन ऐसा रहा तो 2 को आंसर होगा। लेकिन यही चीज अगर ऐसा रहता कि 4 का पावर 1/2 तो 3 को 1/3 तो 3 को आंसर होता है। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, जरूरी नहीं कि सब रियल ही हो, कुछ इमेजिनरी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है आंसर में। तो इस तरीके से 3 को आंसर होगा। बात समझे। तो जो डिमोवर्स मैथमेटिशियन ने कहा था, पता है क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये जो आप कर रहे हैं कि कॉस थीटा, देखिए आप एक एग्जांपल हम लिए थे यहाँ पे ना, अभी एक एग्जांपल कहाँ गया वो यहाँ पे है। उन्होंने कहा था कि अगर आप इंटीग्रल पावर लेंगे तो जो ए को आंसर आता है वो यही होगा, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन में पावर लेंगे, देखिए जैसे अगर पावर में आप फ्रैक्शन लेंगे तब जो आंसर आएगा, तो भाई यहाँ तो आंसर 2 को आएगा, लेकिन उस 2 को में से एक को आंसर यही वाला होगा। कौन वाला, cos 1/2 इंटू थीटा प्लस आई साइन 1/2 इंटू थीटा। समझे। उन्होंने डिमोवर्स मैथमेटिशियन ने ये कहा था कि अगर इस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर अगर इंटीग्रल करेंगे, जो कि इसका तो आंसर एक ही आता है, वो आंसर एगो यही होगा, मतलब सीधा एंगल में गुणा करिए वही आंसर। और उन्होंने ये कहा कि अगर पावर फ्रैक्शन देंगे आप, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो उसके इसमें तो एक से अधिक आंसर होगा, तो वो एक से अधिक आंसर जितना हो बात की बात है, पर एक आंसर ये वाला होगा, एंगल से गुणा करने से एक आंसर मुझे मिल जाएगा। बाकी का आंसर नहीं बताया लेकिन एक आंसर मुझे मिल जाएगा। तो अब जरा इसको थोड़ा सा प्रेम से और समझिए, फिर थ्योरम का स्टेटमेंट, थ्योरम का प्रूफ कि आखिर ऐसा क्यों कैसे हो रहा है, ये सब बात समझेंगे। तो जरा पहले अभी ऐसे समझते हैं हम लोग कि देखिए कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर n किया जाए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा कब होगा, जब अगर ये इंटीग्रल पावर हो तो इसका आंसर यही होगा, और अगर यहाँ पे फ्रैक्शन दे दिया जाए तो इसका एक आंसर ये होगा। क्या बात समझ पा रहे हैं ये बात। तो मुझे एक बार चाहिए कमेंट सभी लोगों से, ठीक है। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ेंगे ही नहीं हम लोग, ठीक है। तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या यहाँ तक क्लियर हुआ कि डिमोवर्स थ्योरम कहते क्या थे। उन्होंने कहा है कि इस चीज का पावर अगर आप n करेंगे तो इसका आंसर ये होगा, और ये कब, जब अगर ये n इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रल मतलब पॉजिटिव 1 to 3 या -1 to 3 जीरो भी उसको इंक्लूड, अगर इंटीजर लेंगे यहाँ पे तो आंसर सिर्फ और सिर्फ यही होगा, लेकिन अगर फ्रैक्शन लेंगे तो ये इसका एक आंसर होगा। ये बाकी आंसर का नहीं पता, बाकी निकालेंगे आने वाले क्लासेस में। चलिए पुनेश, सपना, सारे बच्चे बताइए भाई क्या यहाँ तक क्लियर है, सभी बच्चे बताइए, सिर्फ एक बच्चा कमेंट किए हैं, तो बाकी लोगों को हम ब्लॉक कर दे क्या, फिर बताइए। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो आपको कमेंट बंद कर देंगे, है ना, फिर रिकॉर्डेड पढ़िए आप लोग। चलिए बताइए कमेंट करके। चलिए स्टूडेंट, तो अभी जो है, अभी जो हमने समझा इस डिमोवर्स थ्योरम को, इसी का हम लोग स्टेटमेंट को लिख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग भी हमारे साथ साथ स्टेटमेंट लिखिए। चलिए तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिख चुके हैं। स्टेटमेंट क्या है जी, जैसे कि अभी मैंने बताया कि डिमोवर्स मैथमेटिशियन ने एक रिजल्ट दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, लेकिन कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, तो यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। क्या रिजल्ट था, तो उन्होंने कहा था डिमोवर्स थ्योरम, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा पता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूव डिमोवर्स थ्योरम, मतलब डिमोवर्स थ्योरम का आप स्टेटमेंट भी दीजिए और प्रूव भी करिए, दोनों चीज आपसे बोलेगा। तो डिमोवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है जी, तो डिमोवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट का मतलब कि उनका रिजल्ट क्या है, उन्होंने क्या कहा था इस चीज के ऊपर। तो उन्होंने कहा था स्टेटमेंट ये है, इफ एन बी एनी पॉजिटिव, एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब इफ एन बी एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर सही बच्चों को पता होगा, इंटीजर क्या होता है जी, इंटीजर होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आगे चलते जाइए, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इसी पूरे को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो उन्होंने कहा इफ एन बी एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, देन तब क्या होगा, cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर n करेंगे तो इसका जो आंसर सिर्फ और सिर्फ यही होगा, cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा। अगर पावर में पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर लेंगे तब ऐसा होगा। समझे बात। एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने समझाया भी था कि अगर यहाँ पे बोल दिया कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा, इसका अगर हम पावर में 5 कर दें, 5 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है,
तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये होगा cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा, सिर्फ इतना ही होगा। ठीक है, और लेकिन आगे भी बोला गया है, तो ये तो एक तरीका था, लेकिन आगे भी बोला गया है कि एंड इफ एन बी फ्रैक्शन, कि यदि एन फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे 1/2, 1/5, 1/7, -1/5, तो इफ एन बी अ फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, यदि एन कोई फ्रैक्शन हो, एन मतलब यहाँ पावर वाला एन फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव या नेगेटिव हो, तब उसके बाद जो एंगल में करके आता है ना, वो सिर्फ एक वैल्यू आता है। तो बोला गया है देन cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस, कि इसका अगर मान के चलिए, खुद भी सोचिए ना आप लोग, कि अगर यहाँ पे पावर n की जगह पे फ्रैक्शन रहता 1/2 या 1/5, तो इसका तो उतना वैल्यू आता, 1/5 है तो 5 वैल्यू आता, 1/2 तो 2 को वैल्यू आता, लेकिन इस 2 को वैल्यू में से एक वैल्यू ये एंगल करके मिल जाएगा। तो एक बार हमको कमेंट करके बताइए आप लोग कि क्या स्टेटमेंट समझ में आया। तो थोड़ा पहला क्लास है, स्टार्टिंग क्लास, पहला नहीं मतलब स्टार्टिंग क्लासेस है, तो बहुत प्रेम से करेंगे हम लोग, बहुत ही आराम से चलेंगे। थ्योरम्स का स्टेटमेंट मुझे लग रहा है सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। होता क्या है समझ में आ गया, प्रूव भी करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा हो गया हम याद कर लिए, नहीं, प्रूव करेंगे, हम दिखाएंगे कि अगर यहाँ पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो ऐसा ही, यही और यही आएगा, सिर्फ नेगेटिव लेंगे तो भी यही और यही आएगा, लेकिन जैसे फ्रैक्शन लेंगे तो इसका बहुत आंसर आ रहा होगा, लेकिन एक आंसर ये होगा, हम प्रूफ करेंगे। चलिए देख लेते हैं, क्या बात सबको क्लियर हुआ। चलिए बताइए। चलिए बहुत अच्छा पुनेश, ठीक है जी। आइए हम लोग जल्दी से इसका प्रूफ करते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, टोटल 3 केस बन रहा है। कौन कौन सा केस बन रहा है, एक तो पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, तब हम लोग इसको ऐसे प्रूफ करेंगे कि अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, तब पॉजिटिव इंटीजर होगा तब हम थ्योरम को प्रूफ करेंगे, फिर अगर नेगेटिव इंटीजर होगा तब थ्योरम को प्रूफ करेंगे, और फिर एक फ्रैक्शन ले लेंगे, फ्रैक्शन में दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव, तब तो टोटल 3 केस में इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। केस क्या मतलब हो गया, हम मान के चलेंगे। चलिए जी, पहला केस हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, तो हम सबसे पहले लिख देंगे केस नंबर 1। क्या हम ये केस क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया n अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तब प्रूफ कर, तब इसका वैल्यू ये होगा, हम प्रूफ कर देंगे, नेगेटिव होगा तब प्रूफ कर देंगे। अब उसके बाद फ्रैक्शन होगा तब भी ऐसा काम होगा, हम प्रूफ कर देंगे। तो जल्दी से लिखिए, इफ n बी अ पॉजिटिव इंटीजर्स, लिखिए केस 1 क्या है, when n is a positive integer, n is पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। फर्स्ट केस में हमने यही लिया कि n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद, जल्दी से इसको हम लोग देखेंगे, प्रूफ करेंगे। हमें प्रूफ करना है कि cos प्लस sin थीटा का पावर n करेंगे तो आंसर ये आएगा, इसका पावर n करेंगे तो आंसर ये आएगा। पावर n करने का मतलब समझ रहे हैं, देखिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 का पावर n, इसका मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बार हो रहा होगा, n बार गुना हो रहा होगा ये। अगर यही ना, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ 2 का पावर 3, तो इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। तो वही चीज है, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि cos थीटा प्लस sin थीटा का पावर n, तो इसका मतलब ये चीज n बार आपस में गुना हो रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, n बार गुना नहीं करते हैं, सबसे पहले 2 बार गुना करके देखते हैं। किसको, देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आपको इसी चीज को ना n बार करना है गुना, पावर n का मतलब n बार गुना करना है, और आपको फिर प्रूफ क्या करना होगा, ये प्रूफ होगा इसके बराबर आएगा ये, मतलब इस चीज को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को गुना करना है, फिर गुना करना है कितनी बार, n बार गुना करना है, तो आंसर वो आना चाहिए, हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो बात जरा समझिएगा, इसको n बार गुना करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसको 2 बार गुना करके देखते हैं। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को गुना करते हैं फिर से इसी से, किससे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से एक बार फिर से हम गुना करते हैं, और देखते हैं आंसर क्या आता है। ठीक है, इसको इसी से गुना करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक। चलिए, अच्छा एक बात और, कि चूंकि ये पहला टर्म्स है, सॉरी पहला फैक्टर है, कि ये पहला, फिर ये दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर ये चौथी बार, फिर पांचवी बार, टोटल n बार गुना करना है। और ध्यान दीजिएगा, सब जगह एंगल तो सेम ही है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला, तो उसके लिए हम खुद से क्या कर देते हैं, खुद से हम नाम दे देते हैं। चलिए ये θ1 है और यहाँ पे θ1, 1 मतलब ये बता रहा है कि ये पहले वाले फैक्टर का है, θ2 अब बोलोगे सर ये θ2 कहाँ से आया, ये तो नया चीज है, तो हमने जस्ट समझने के लिए अलग अलग नाम दे दिया, θ1 यहाँ θ2 इसके तीसरे वाले में θ3, लेकिन है एक्चुअली में सब सेम, लास्ट में हम सब एक ही पुट कर देंगे, θ1 θ2 अलग अलग नहीं, सब एक ही है, क्योंकि भाई इसी को ना गुना करना है n बार, तो अलग अलग कहाँ से हो सकता है। हम जस्ट समझने के लिए कि θ1 इस पहले वाले को बता रहा होगा, θ2 दूसरे को, इसीलिए हम गुना करते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे
फिर थीटा 1 थीटा 2 से हम लेकर के चलते हैं। तो जल्दी से लिखिए क्या हम ऐसा लेकर के चल सकते हैं, जरा देखिएगा। इस केस में हम क्या लेंगे, हम देखिए हम यहाँ पे ये करेंगे नाउ, नाउ सबसे पहले गुना करेंगे हम किसको, तो कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, दिस इज फर्स्ट फैक्टर। अब इसी को गुना करने जा रहे हैं किससे, कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। सिर्फ पहले 2 बार गुना करके दिख रहा है क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि मुझे गुना करना है n बार, करेंगे पर 2 बार करके देखते क्या आ रहा है, फिर 3 बार करेंगे, फिर 4 बार करेंगे, फिर एक रूल मिल जाएगा तो n बार लिख देंगे। समझ पा रहे हैं? तो पहले 2 बार। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से बता दें कि थीटा 1 और यहाँ का थीटा 2 अलग नहीं है, सेम ही ना बार बार गुना होने लग रहा है, तो वही चीज एक ही है। तो चलिए इसका जब आप गुना करेंगे तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या होगा जी, इस चीज से ये पूरा गुना होगा, फिर इस चीज से ये पूरा गुना होगा, यही ना हमने पढ़ा था। याद करिएगा कि कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ रहता था, याद करिए कि x प्लस वाई गुना में मान लीजिए कि रहे z प्लस 3, तो क्या करते थे, इस चीज से पूरा का गुना, फिर इस चीज से पूरा का गुना, तो वही यहाँ पे भी होगा। तो दिस इज इक्वल टू, जल्दी से लिखिए, इस cos थीटा से ये पूरा का गुना होगा, तो लिख देते हैं एक बार हम जल्दी से, cos थीटा 1 गुना किसके साथ, ये पूरे के साथ। तो जल्दी से आप लोग लिखिए, यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा हम और ज्यादा आप लोग के लिए करते हैं, और आप लोग भी साथ साथ लिखिए मेरे, इसके साथ गुना होगा प्लस प्लस, अब फिर आई साइन थीटा 1, आई साइन थीटा 1 गुना होगी इसके साथ, इसी पूरे के साथ। चलिए मुझे लग रहा है कि सब लोग यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में भी आया होगा कि ये पूरा हम सबसे पहले 2 बार गुना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दिखाना है कि n बार गुना करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। चलिए ना पहले 2 बार करके देखते हैं, और ध्यान दीजिएगा केस भी लिए हैं कि पहले n पॉजिटिव इंटीजर जाएगा तभी, तो हम 2 बार गुना करें। तो अभी हम क्या बोले कि पहले ये पूरा cos थीटा 1 से पूरा गुना, फिर आई sin थीटा 1 से पूरा गुना होगा, सिर्फ पहले लिख दिया। अब स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, अगले स्टेप में क्या लिखेंगे जी, ये वाला cos थीटा 1 इससे गुना होगा, तो cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 1 क्या होगा, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 हो जाएगा, प्लस प्लस आई cos थीटा 1 sin थीटा 2, फिर प्लस आई sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, फिर प्लस आई इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर मतलब -1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या -1, और sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 2। तो मुझे लग रहा है कि बातें आप समझ पा रहे होंगे, और अगले स्टेप में हम इसके बाद डायरेक्ट गुना करके लिख सकते हैं क्या, बताइए, कि दिस इज इक्वल टू, कि इधर का जो वैल्यू होगा, कि दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे इस साइड जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, ठीक है। और फिर उसके बाद है आई cos थीटा 1 sin थीटा 2, cos थीटा 1 sin थीटा 2, उसके बाद प्लस, हम फिर से एक बार दिखा भी देंगे आप लोगों को वहां पीछे करके, आई sin थीटा 1 cos थीटा 2, फिर प्लस आई स्क्वायर sin थीटा 1 sin थीटा 2, sin थीटा 1 sin थीटा 2। देखिएगा थोड़ा सा धीरज भी रखना है हमें, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग क्लासेस है तो हम लोग को थोड़ा स्लो जरूर है, लेकिन आराम से धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, जरा देखिएगा किया क्या गया है। यहाँ पे हमने बोला कि cos थीटा 1 को cos थीटा 2 से गुना किया, तो क्या उधर आ गया cos थीटा 1 cos थीटा 2, फिर उसके बाद फिर पीछे गए, फिर cos थीटा 1 को इससे किया तो क्या हो गया, आई cos थीटा 1 sin थीटा 2, आई cos थीटा 1 sin थीटा 2, फिर पीछे आइए, फिर प्लस है आई sin थीटा 1 cos थीटा 2, आई sin थीटा 1 cos थीटा 2, फिर उसके बाद आई को अब इससे करें तो आई इंटू आई स्क्वायर sin थीटा 1 sin थीटा 2, तो प्लस आई स्क्वायर sin थीटा 1 sin थीटा 2। अगले स्टेप में क्या कर देते हैं स्टूडेंट, अगले स्टेप में ना आई वाला कहाँ कहाँ पे है जी, तो आई वाला सिर्फ 2 जगह पर है, यहाँ पे है आई वाला और यहाँ पे है आई वाला, और ये आई वाला इसको मत समझिए, आई स्क्वायर मतलब -1 हो गया, आई नहीं है अब उधर, है ना, तो 2 ही जगह आई वाला, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं ना स्टूडेंट कि भाई जहां जहां पे आई वाला नहीं है उसको पहले लिख लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, देखिए cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस, चूंकि वो तो माइनस में हो चुका है वो वाला, तो माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2, माइनस sin थीटा 1 और sin थीटा 2, एक ब्रैकेट में कर लीजिए इसको आप, ठीक है। और फिर यहाँ पे आई है और यहाँ पे भी आई है, तो प्लस आई को कर लीजिए आप कॉमन, और फिर यहाँ पे आइए cos थीटा 1 sin थीटा 2, cos थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 cos थीटा 2 sin थीटा 1 cos थीटा 2। यहां तक भी क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट आप लोग ही मुझे बताइए, क्या ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है,
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोई बताएंगे मुझे, बताइए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला बना जी, किसका फॉर्मूला है, बताइए तो कमेंट करके आप लोग जल्दी से। क्या ये फॉर्मूला है कॉस टू थीटा का, बताइए किसका फॉर्मूला है, चलिए बताइए आप लोग, सभी लोगों को प्रेजेंट रहना है और बताना भी है साथ साथ। तो क्या सॉरी, यहाँ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद ही होगा, फिर भी चलिए हम थोड़ा सा साइड में लिख देंगे जरूर। ये किसके बराबर होता है, देखिए हम लोग पढ़े हैं ना कुछ खास बातें, हम लोग क्या पढ़े हैं जी, हम लोग पढ़े हैं कि कॉस ए साइन बी, कॉस ए सॉरी कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, तो दिस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ये हम लोग प्रीवियस के 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, और नहीं आपको याद है तो एक बार लिख लीजिएगा रफ में। और फिर हमने ये भी पढ़ा है कि कॉस ए और साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। अब ये दोनों में आप डिफरेंस कर पाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा, ये थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ पे किए हैं, तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा घेर देते हैं ऐसे, ठीक है, चलिए चलिए इसको हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो मुझे लग रहा है सब बच्चों को याद भी हो गया होगा, और याद है होगा भी पहले से भी। चलिए इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, यहाँ पे साइड में कर देते हैं हम इस चीज को। क्या कहता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए प्लस बी, ये हम लोग पढ़े थे। तो क्या यही फॉर्मूला है, कॉस ए की जगह पे थीटा वन, कॉस बी की जगह पे थीटा टू, ए बी, फिर साइन ए, देखिएगा ए है ना, थीटा वन थीटा टू, तो क्या ये हो गया फॉर्मूला कि दिस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी मतलब यहाँ ए प्लस बी की जगह पे क्या है, तो क्या है जी यहाँ पे कॉस ए की जगह पे थीटा वन और बी की जगह पे थीटा टू, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आई है यहाँ पे, आई दे दिए हम, फिर ये फॉर्मूला हो गया साइन थीटा वन प्लस थीटा टू का, साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, साइन थीटा वन प्लस थीटा टू का फॉर्मूला हो गया। अब एक बात आप यहाँ पे खास बात नोटिस किया कि हम लोग अगर दो फैक्टर को गुना कर रहे हैं तो ये दो के सम के बराबर आ रहा है, दोनों का एंगल ऐड हो जा रहा है, सम हो जा रहा है, ऐड हो रहा है। देखिए तो दो को फैक्टर गुना किए तो सिर्फ कुछ नहीं हुआ है, cos थीटा वन प्लस थीटा टू हो गया है, थीटा वन प्लस यहाँ पे थीटा टू हो गया है, बस और कुछ नहीं हुआ है। देखिए तो cos थीटा वन प्लस sin थीटा वन ये वाला गुना किया इसके साथ, तो आंसर फाइनली आंसर आ क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, cos sin जैसे वही फॉर्मेट रह रहा है, बस एंगल ऐड हो जा रहा है दोनों का, क्या हो जा रहा है, तो यहाँ हो जा रहा है cos थीटा वन प्लस थीटा टू और sin थीटा वन प्लस थीटा टू हो जा रहा है। अब इसी तरीके से अगर हम तीन का गुना कर ले तब अगेन स्टूडेंट अगर हम ऐसा कर ले तब क्या कर दे कि cos थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन एक फैक्टर, फिर यहाँ पे क्या cos थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू दो फैक्टर, एक और फैक्टर गुना कर दे हम cos थीटा थ्री प्लस आई साइन थीटा थ्री। अगर इसको हम फिर से गुना कर दे तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर कुछ और नहीं आएगा स्टूडेंट, इस दो को गुना करके तो हम ले आए थे, अभी इस दो को गुना करके लाए थे ना ये वाला, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए तो cos थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, और ये गुना होगा किसके साथ, cos थीटा थ्री प्लस आई साइन थीटा थ्री के साथ। अब बोले कि ये हम कहाँ से लिखे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाँ cos ए प्लस बी, बहुत अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट आप लोग कि भाई अगर हम सिर्फ दो फैक्टर को गुना कर रहे थे तो दोनों का एंगल सम हो जा रहा था, cos थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन, cos थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू, ये दोनों को ऐड गुना कर रहे थे तो सीधे सीधे एंगल सम हुआ था। अब तीनों को करेंगे तो क्या होगा, इस दो का तो आंसर हमको पता है ना जी, इस दो को गुना करने से आंसर ये आता है, हमें तुरंत ऊपर प्रूफ किए हैं, तो उस दोनों का आंसर लिख दिए हम यहाँ पे, और फिर तीसरा वाला गुना करने यहाँ पे लिख दिए, और फिर से वही रिजल्ट हो जाएगा क्या कि ये एक के जैसे ये दूसरे के जैसा, अभी तुरंत हम लिखे एक फैक्टर दूसरे से गुना करते हैं तो सीधा एंगल सम होता है, तो इसको जब वापस से गुना करें तो क्या हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, दिस इज इक्वल टू क्या, ये तो होगा cos थीटा वन प्लस थीटा टू, यहाँ का एंगल प्लस फिर यहाँ का एंगल, कहाँ से यहाँ का एंगल थीटा थ्री, फिर प्लस आई साइन एंगल में कुछ और नहीं होगा, थीटा वन प्लस थीटा टू
प्लस का थीटा 3। तो आप एक चीज नोटिस करिए ना यहाँ पे खास बात क्या, कि 2 फैक्टर तो दोनों का एंगल सम, 3 फैक्टर तो तीनों का एंगल सम। ये बात समझ में आया क्या? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, यहाँ तक समझ में आया क्या? ये वाला जो लाइन हम लिखे क्या यहाँ तक समझ में आ गया? इसी तरीके से अगर हम बोले तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन एंड सो ऑन, एंड क्या लिखेंगे? एंड सो ऑन। इसी तरीके से 4 करेंगे तो 4 का सम, 5 करेंगे तो 5 का सम, 6 करेंगे तो 6 का सम, वो चलता ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बात सब बच्चे समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर भी कमेंट कर दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट बढ़ जाते हैं हम लोग आगे और बात करते हैं क्या, जरा देखिए ध्यान से। हमने 2 बार गुना करा 2 फैक्टर को, दोनों का एंगल सम, 3 को तीनों का एंगल सम, 4 को 4 का एंगल सम, n को कर देंगे तब तो n का एंगल सम। तो कैसे जी? तो लिखेंगे एंड सिमिलरली, तो लिखेंगे सिमिलरली वी हैव फॉर n फैक्टर, सिमिलरली वी हैव, हमारे पास क्या होगा? सिमिलरली वी हैव फॉर n फैक्टर, फॉर n फैक्टर क्या होगा हमारे पास? देखिए जरा ध्यान से। सिमिलरली वी हैव फॉर n फैक्टर, n फैक्टर कौन सा जी? यहाँ से cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 एक फैक्टर, इनटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर आगे बढ़ते जाए और nवा फैक्टर लिख दें हम cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n, तो इसका आंसर मुझे लगता है कि सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। इसका आंसर कुछ नया नहीं आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस जितना भी रहेगा सब जुड़ करके क्या बनेगा? थीटा n तक, फिर प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस कहाँ तक जी? तो प्लस थीटा n तक, प्लस थीटा n तक जाएगा, है ना? मुझे लग रहा है यहाँ तक सब लोग समझ पा रहे होंगे। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? बताइए मुझे। अब भाई हमने शुरू में ही कहा था कि हम ये जो थीटा 1 थीटा 2 जो अलग अलग ले रहे थे वो अलग अलग तो था नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये थीटा यहाँ भी तो थीटा यहाँ भी, तो जितना फैक्टर में हर एक फैक्टर में थीटा ही होना चाहिए था। इसका मतलब कि ये जो थीटा 1 थीटा 2 थीटा n जो है ये सब अलग अलग में, ये एक ही है। तो हम चलिए ना पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देंगे कि वी पुट थीटा 1 थीटा 2 इक्वल टू लास्ट में थीटा पुट कर देते हैं, लिखते हैं वी पुट थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू डॉट 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 कहाँ तक? इज इक्वल टू थीटा n विच इज इक्वल टू थीटा। जहां जहां पे सबको हम क्या पुट कर देंगे? थीटा। तो हमारे पास क्या आएगा जी? वी हैव हमारे पास फिर क्या मिलेगा? इसके बाद हमें मिलेगा ये पूरा चीज तो मिलेगा ही मिलेगा स्टूडेंट, ये पूरा ही चीज मिलेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा ही चीज हमें मिल जाएगा यहाँ पे। बस फर्क क्या रहेगा कि यहाँ पे थीटा 1 की जगह थीटा, थीटा 1 की जगह पे थीटा, या थीटा 2 की जगह थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा। और फाइनली जो इधर मिलेगा स्टूडेंट हमें, इधर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा cos थीटा प्लस थीटा कितनी बार? प्लस कितने बार? तो भाई n फैक्टर्स तक, n टाइम्स मिलेगा, है ना? अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि थीटा 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 कितना बार जुड़ रहा है? अप टू n टर्म्स। ये थीटा प्लस थीटा डॉट डॉट ऐड होते जाएगा, ये डॉट 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 ऐड हो जाएगा कितने बार? थीटा n तक था तो थीटा n तक, फिर प्लस आई साइन, और फिर यहाँ पे भी एंगल में वही रहेगा जो यहाँ पे है ना? यहाँ पे भी एंगल में वही रहेगा जो है थीटा और थीटा प्लस थीटा कहाँ तक? तो थीटा अप टू n टर्म्स तक। टर्म्स ध्यान दीजिएगा, टर्म्स और फैक्टर अलग अलग होता है जी। फैक्टर और टर्म्स किसको कहते हैं थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए, देख ले आप लोग यहाँ पे, चलिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। हम लोग क्या बात कर रहे थे? जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई, तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं पहला टर्म और दूसरा टर्म्स को डिफाइन करता है प्लस या माइनस, ठीक है। और कहीं पे लिखा हुआ है x इंटू वाई प्लस, तो इसमें बोलेंगे दिस इज फर्स्ट फैक्टर, दिस इज सेकंड फैक्टर। फैक्टर हमेशा प्रोडक्ट के रूप में होता है, ठीक है। तो ये बात मुझे लग रहा है सब लोग समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा देखिए, दिस इंप्लाई दैट, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट? ये वही चीज एक बार दो बार कितनी बार तक? n बार तक गुना हो रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाई दैट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर कितना हो गया? n। क्या बोल सकते हैं जी कि एक बार दो बार कितनी बार गुना कर रहे हैं? n बार।
तो n हो गया पावर। और यहाँ पे जरा देखिए ना, यहाँ पे cos है, cos थीटा प्लस थीटा कितना बार ऐड हो रहा है जी, n बार। तो क्या लिखेंगे, n टाइम्स ऑफ थीटा। अब ये कैसे हुआ जरा सुनिए, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 2 + 2 + 2, आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं, कै बार ऐड हो रहा है, 2 3 बार ना, तो इसको 3 गुना 2, ऐसे आंसर दोनों का सेम ही आएगा। देख लीजिए 2 गुना 2 2 2 6 हो गया, इधर से भी 6 आएगा। अगर लिखा रहता कि यहाँ पे +2 एक बार और रहता तो हम क्या लिखते पता है, 4 टाइम्स ऑफ 2, अंदर सेम आता। तो वही चीज यहाँ पे थीटा कितनी बार हो रहा है, यहाँ पे कितनी बार, n बार, तो लिख सकते हैं cos n टाइम्स ऑफ थीटा। ठीक, आप क्या लिखेंगे, cos n थीटा, cos n थीटा प्लस, अब यही चीज i sin n थीटा। तो क्या हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, जरा देखिए तो आप लोग, क्या यही हमें प्रूफ करना था। ओहो, चलिए दिख नहीं रहा था ना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा था ना, कोई बात नहीं स्टूडेंट, थोड़ा सा हमको करेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या था, जरा इसको समझ लीजिएगा। हमने क्या किया था यहाँ पे, cos थीटा प्लस आई था, हमने क्या करा थी, हर एक जगह पे θ1 θ2 θn का हमने क्या वैल्यू पुट किया, थीटा पुट कर दिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ हमें, तो हमें बेनिफिट ये हो गया कि भाई θ1 थीटा, फिर थीटा, फिर इस तरीके से n टाइम्स हो गया। और इधर भी जरा क्या बोला मैंने, यहाँ पे जरा सुनिए कि अगर 2 2 2 2 4 बार जुट रहा हो तो इसका आंसर पता है किसके बराबर, 4 टाइम्स ऑफ 2। 2 2 2 3 बार, तो 3 बार जुड़ेगा तो 3 टाइम्स ऑफ 2। उस तरीके से यहाँ पे थीटा कै बार जुटा, तो n बार, तो इसको लिख सकते हैं cos n थीटा, इसको लिख सकते हैं sin n थीटा। तो क्या हमें यही प्रूफ करना था थ्योरम्स में, तो जरा देखिए, तो थ्योरम्स में यही ना कहता था, थ्योरम्स यही कहता था कि इफ n बी एनी इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव, कि अगर n पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो फिर क्या होगा, इस चीज का पावर n करेंगे, मतलब n बार गुना करेंगे तो आंसर ऐसा होगा, नेगेटिव लेंगे तो भी आंसर ऐसा होगा। तो चूंकि पॉजिटिव हुआ तो हम तो बोल दिए कि हाँ जी, 1 बार गुना, 2 बार गुना, 3 बार गुना, n बार गुना करके आंसर वो आएगा। अगर नेगेटिव होगा तो फिर दूसरा केस में हम प्रूफ करेंगे, फिर फ्रैक्शन में। तो पहले केस में हम प्रूफ कर दिए, केस 1 हमने लिया कि व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, कि जब n पॉजिटिव इंटीजर हो तो cos, ये हम लेके चल रहे, ये कॉन्सेप्ट से लेते आ गए, और फिर फाइनली हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। क्या कह सकते हैं कि डिमॉर्गन्स थ्योरम इज प्रूव्ड इन या व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ तक फर्स्ट केस कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद केस 2 यहीं पे लेके चलेंगे स्टूडेंट हम लोग, हम लोग केस 2 ये लेके चलेंगे नाउ, या केस 2 हम यहीं पे लेके चलते हैं, केस नंबर 2। केस 2 क्या है जी, तो केस 2 लिखेंगे कि व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, कि जब n नेगेटिव इंटीजर हो तब क्या होगा। अब एक बात आप लोग बताते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स को ना तो थोड़ा हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि जरा देखिएगा, अगर हम आप सबसे पूछे कि एक एग्जांपल बताइए नेगेटिव इंटीजर का, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए, तो अब शायद दिख रहा है ना, तो क्लियर सब बच्चों को। चलिए, अब हम आप लोगों से कुछ सवाल भी पूछेंगे। अगर हम आपसे बोले कि n अगर एक नेगेटिव इंटीजर है, क्या नेगेटिव इंटीजर, तो क्या मतलब हुआ। नेगेटिव एग्जांपल जरा समझ, जैसे मान लीजिए -5। आपको पता है कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स बनता कैसे है, तो नेगेटिव इंटीजर जो बनता है ना, पॉजिटिव का मदद से ही बनता है। कैसे जी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे -5 है, तो -5 नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर बना कैसे है कि माइनस का साइन होगा और साथ में गुना होगा एक पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर 5, तब ना -5 हुआ है। -5 मतलब माइनस और फिर एक पॉजिटिव इंटीजर, अपने आप में ये 5 तो पॉजिटिव इंटीजर है। तो उस तरीके से अगर बोला गया है कि अगर बोला गया है कि आपको n एक नेगेटिव इंटीजर है, तो इस नेगेटिव इंटीजर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस इंटू पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे m क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। अगर लिखा हुआ कि n इज नेगेटिव इंटीजर, इट मीन्स n को हम लिख सकते हैं -m के रूप में, जहाँ पे m एक पॉजिटिव हो। क्यों भाई, क्योंकि जैसे समझिए, जैसे -5 एक नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब यहाँ वाला जो होता है वो तो पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए -8 एक नेगेटिव इंटीजर है, तो यहाँ वाला जो होता है वो तो पॉजिटिव है। तो अगर n एक नेगेटिव इंटीजर है तो उसको हम लिख सकते हैं ना माइनस टाइम्स ऑफ m, -m। तो वही चीज हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर्स, हम मान लेते हैं कि लेट क्या जी कि n इज इक्वल टू -m, हमने मान लिया कि n इक्वल टू -m, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, कि जहाँ पे m क्या है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमने फर्स्ट केस में ये प्रूफ करा था कि अगर n पॉजिटिव इंटीजर्स हुआ,
अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो तो बोलोगे सर ये पॉजिटिव वाला आपने यूज कहाँ करा था, किया था भाई। पॉजिटिव का मतलब 2 3 4 5 1 10 कुछ भी हो सकता है, तो हमने वही तो करा कि या तो 2 बार गुना, या तो 3 बार गुना, या तो 4 बार गुना, या तो n बार गुना। तो पॉजिटिव बार ही ना गुना कर रहे हैं, 1 बार गुना, 2 बार गुना, 3 बार गुना, पॉजिटिव बार गुना कर रहे हैं। तो हमने उस तरीके से प्रूफ करा कि अगर इन पॉजिटिव रहा तो हम ऐसे गुना करके कॉन्सेप्ट प्रूफ कर दिए। पर यही नेगेटिव रहता तो कैसे बोलते कि -1 बार गुना, -2 बार गुना। तो नेगेटिव वाले केस में तो गुना करके आप नहीं प्रूफ कर सकते हैं, समझे बात। पॉजिटिव वाले केस में हम गुना कर करके प्रूफ कर दिए, नेगेटिव वाले में कैसे करेंगे। तो नेगेटिव वाले में करने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट ले लिया, कैसा लिया कि व्हेन n इज नेगेटिव नहीं है तो हम इनको ले लेंगे माइनस टाइम्स ऑफ m, जहाँ पे m क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो अब जरा चलते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है जी। नाउ हमें नेगेटिव वाले केस में क्या प्रूफ करना है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा स्टूडेंट, इसका पावर n, यही ना। हमें भाई अभी इस बार क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, तो इस बार आप गुना नहीं कर सकते हैं कि भाई 2 बार गुना करिए, 3 बार गुना, इस बार तो गुना नहीं कर सकते, इस बार नेगेटिव है वो, है ना। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ कि 2 का पावर -2, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 गुना 2 ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते हैं हम। हाँ, तो इसको रेसिप्रोकल जरूर कर सकते हैं, नीचे जरूर भेज सकते हैं, लेकिन बात है क्या कि क्या हम इसको फिलहाल तो इतना जरूर लिख सकते हैं क्या कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -m। अब बोले क्यों जी, क्योंकि n का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, तो इसको हम तुरंत -m के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि भाई कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स को इस रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, अब क्या जी, आपको पता है कि किसी भी नंबर का मान लीजिए -2 है पावर में, तो उसको तुरंत हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर में +2। रेसिप्रोकल करेगा तो तुरंत नीचे से पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या हम इसी चीज को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर में कितना, +m। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और अभी तुरंत हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं कि cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। अब बोले ये आप कैसे लिख दिए, क्यों भाई, क्योंकि अभी तुरंत ना हमने बोला था कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स रहे तो थ्योरम हम प्रूफ कर चुके हैं जी। देखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स रहेगा तो थ्योरम हम प्रूफ कर चुके हैं, पॉजिटिव के केस में पावर n रहने से गुना कर सकते हैं हम, यही वाला हमने यूज कर लिया है। यहाँ पे क्या यूज करा है, ये वाला रिजल्ट। जरा इसको थोड़ा और सुंदर से लिख देते हैं, ये वाला रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज करा है कि अगर यहाँ पे चूंकि m तो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो इसलिए हम यहाँ पे गुना कर सकते हैं, cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। क्या लिख सकते हैं, यूजिंग रिलेशन नंबर 1। यहाँ पे हम कुछ नाम देते हैं इसका, यहाँ पे जो हमने प्रूफ किया ना इसका नाम हम देते हैं 1। इस चीज का हम यूज कर ले रहे हैं वहां पे, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर सबको, यूजिंग 1 ब्रैकेट ऐसे कर दीजिए कि हम 1 का यूज कर रहे हैं, और 1 चूंकि m पॉजिटिव था इसीलिए यूजिंग 1, ठीक है। अब और भी लिखना है, अच्छा और भी लिखना है, m इज पॉजिटिव, m इज पॉजिटिव, रिलेशन 1 का यूज करो और m पॉजिटिव है इसीलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं। क्या कोई दिक्कत, पर मुझे ये सब तो प्रूफ ही नहीं करना था, मुझे तो प्रूफ करना था इसका वैल्यू बराबर होना चाहिए cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के, तो यहाँ तो आया नहीं। तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे रेशनलाइजेशन कैसे होता है जी, सब बच्चों को पता होगा कि ये जो रेशनल यहाँ पे जो फ्रैक्शन है, इसी फ्रैक्शन को हम गुना कर देंगे किससे, तो गुना करेंगे इसी जस्ट नेगेटिव क्वांटिटी से, इसी क्वांटिटी के जस्ट यहाँ पे नेगेटिव ऊपर में, यहाँ पे नेगेटिव, और सेम इसी का यहाँ पे ऐसे ऐसे डिवाइड भी होगा गुना भी होगा, ऐसे होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया, रेशनलाइजेशन कैसे होता है बताइए। यहाँ पे इसको हम गुना करने जा रहे हैं, क्या कोई दिक्कत बताइए। सेम चीज क्या था, 1/cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, तो इसको गुना कर दिए cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा से, माइनस आई साइन m थीटा से, और डिवाइडेड बाई cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा से। भाई कैंसिल होकर वापस वही बन जाता है। रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सेम चीज से गुना, सेम चीज से डिवाइड कर दिया हमने। फायदा क्या होगा बच्चों, देखिए फायदा ये होगा कि दिस इज इक्वल टू, जब ऊपर वाला 1 से गुना होगा तो वही का वही रह जाएगा, cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या होगा आंसर पता है आपको, नीचे का आंसर जो होगा a प्लस बी गुना a माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब जी cos स्क्वायर m थीटा माइनस b स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर साइन स्क्वायर m थीटा। तो माइनस और आई स्क्वायर करने से माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, क्या होगा फिर साइन m स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हुआ जरा देखिए ध्यान से, यही चीज तो समझना है हमें
कि a प्लस बी गुना a माइनस बी नीचे में होगा, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एम थीटा, कॉस स्क्वायर एम थीटा बोलिए चाहे कॉस एम थीटा का होल स्क्वायर बोलिए, एक ही बात है। ये हो गया प्लस सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस करेंगे, ठीक माइनस दिया हमने, फिर बी स्क्वायर जैसे करेंगे तो आई पे भी तो स्क्वायर जाएगा, आई का स्क्वायर का -1 वैल्यू, और एक माइनस पहले से था तो माइनस प्लस हो गया, फिर इस पे स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर एम थीटा। अब आपको पता है जी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, तो नीचे आ गया वैल्यू 1 और ऊपर में बचा है ये हमारे पास, है ना, नीचे आ गया वैल्यू 1 और ऊपर में हमारे पास बचा है ये। तो अब आ जाते हैं स्टूडेंट आगे और लिखेंगे क्या कि दिस इज इक्वल टू, बचा अब हमारे पास कॉस एम थीटा प्लस आई साइन, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है जी, यहाँ पे माइनस है, माइनस आई साइन एम थीटा। अब देख लीजिए यहाँ पे, और नीचे में टोटल का वैल्यू जो नीचे में आया है वो आ गया है 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लीजिए आप यहाँ देखिए, यहाँ पे यही चीज़ आया है ऊपर में और इस तरीके से यहाँ पे नीचे में बनाया गया है। मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा बढ़ जाते हैं और आगे हम लोग, ठीक, यहाँ से बढ़ते हैं और आगे। देखिए यहाँ से जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो क्या एक फॉर्मूला आप सब बच्चों को याद होगा, क्या याद है? वो फॉर्मूला एक था कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा के, कि कॉस का माइनस थीटा या फिर कॉस का थीटा दोनों सेम होता है, ठीक है, कॉस माइनस थीटा या कॉस थीटा दोनों ही चीजें सेम होती हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये तो होता ही, और फिर हमें एक बात और पता है कि साइन का अगर माइनस रहे, यहाँ पे माइनस थीटा एंगल में रहे तो उसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। अब एक चीज इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉस जो है अपने माइनस को बाहर आने ही नहीं देता, बाहर रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस थीटा रहे या थीटा रहे दोनों का आंसर सेम होता है। तो हम इस चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस माइनस एम इंटू थीटा। अब बोले क्यों सर, भाई कॉस एम थीटा रहे चाहे कॉस माइनस एम थीटा रहे सेम ही आंसर आएगा, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अच्छा साइन के आगे अगर माइनस रहे ना तो उसको एंगल में भेज देता है, तो यहाँ वाला जो माइनस क्या है इसको एंगल में भेज दे तो यहाँ हो जाएगा प्लस और ये माइनस चल जाएगा इसके साथ, तो आई साइन माइनस एम थीटा। और यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ये वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आप लोग भी जरूर ब्रैकेट में साइड में जरूर लिख दीजिएगा इस चीज को, ठीक है यहाँ तक। अब आप लोग ही बताइए भाई, माइनस एम को ही ना हमने एन माना था, तो भाई क्या हो गया कॉस, क्या हो गया कॉस, इसी को एन माने थे एन थीटा प्लस ये क्या हो गया आई साइन दिस इज एन थीटा। तो क्या हम कह सकते हैं जी, देखिए ना इस बार भी तो प्रूफ कर दिए, नेगेटिव वाले में भी प्रूफ कर दिए कि 10 हमने ये प्रूफ कर दिया कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन लेकर के चले थे और दिस इज इक्वल 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 क्या प्रूफ कर दिए, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, हमने इस केस में प्रूफ कर दिया। तो आप कहेंगे सर बार बार आप यही प्रूफ कर रहे हैं, हाँ जी, क्योंकि हमने वहां पे थ्योरम्स का स्टेटमेंट ही कहता था कि अगर n पॉजिटिव इंटीजर्स हो तब भी इसका वैल्यू यही होगा, तो हमने n को पॉजिटिव इंटीजर्स लिया, पॉजिटिव लिया तो उसको कैसे प्रूव कर रहे हैं, गुना कर करके प्रूफ कर दिए। फिर उसके बाद हम बोले चलिए नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे तो क्या होगा, तो केस 2 में नेगेटिव इंटीजर लिए तो फिर n को माइनस m के रूप में लिख सकते हैं जहां m पॉजिटिव इंटीजर्स है। फिर इसको हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा करके हम यहाँ पे प्रूफ कर दिए, तो देखिए क्या ही गड़बड़ है भाई, इसको और ऊपर हम लिख सकते थे ऐसे, तो हम ये कॉन्सेप्ट लगा करके यहाँ पे हम इसको प्रूफ कर दिए, ये वाला प्रूफ कर दिए। अब एक केस बचता है व्हेन n इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो साथ साथ कर लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव के लिए भी काम कर गया है इंटीजर्स में, नेगेटिव के लिए भी काम कर गया है, तो n जो फ्रैक्शन वाला है वो बहुत छोटा सा है, उसको हम लोग आसानी से प्रूफ कर देंगे। देखिए फ्रैक्शन वाला बड़ा नहीं है, तो लिखिए जल्दी से केस नंबर 3, और ये अंतिम केस है क्या जी, कि व्हेन n इज फ्रैक्शन, व्हेन n is फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, जिसका वो p बाई क्यू के फॉर्म का हो। अब भाई p बाई क्यू का फॉर्म का तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि लेट n इज इक्वल टू r बाई s, जहां पे r और s क्या होगा इंटीजर से। अच्छा तो वे लेट n इक्वल टू r बाई s इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्या मतलब हुआ जी, सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए स्टूडेंट एक बात का और हम बताएं आपको कि ऐसा हम कोई भी काम नहीं करना चाह रहे हैं जिसमें मान लीजिए कि हम बहुत अच्छा चैप्टर शुरू कर देते, पहले मैट्रिक्स पढ़ाना शुरू कर देते जिसमें आपको खूब मजा आने लगता है, वैसा कोई काम नहीं करेंगे कि आपको बाद में अभी तो अच्छा लगने लगे बाद में फिर लगा रहे ये कितना टिपिकल आ गया। तो जो है शुरुआत से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा टिपिकल थ्योरम्स स्टार्टिंग में ही है, समझने वाला है, तो हम चाहते हैं कि इसी से शुरू करा जाए, तो इसीलिए हम इसको ही शुरू किया, कोई आसान चैप्टर या आसान टॉपिक भी इससे नहीं उठाए हैं,
है ना। तो थोड़ा धीरज रख के समझेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, और ये समझ में आएगा तो पूरा पेपर समझ में आएगा। तो देखिए वेर एन इज फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन का मतलब जी, फ्रैक्शन का मतलब होता है, देखिए जरा ध्यान से, फ्रैक्शन का तो मतलब होता है 2/1, दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है 4/8, ये भी फ्रैक्शन है। पर ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि काट कूट हो सकता है इसमें, तो दिस इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। मान लीजिए जैसे लिखा होगा कि 3/5, दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म, 5/2, दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म, कट नहीं सकता। तो वही बोला गया कि एन एक फ्रैक्शन लिया हमने, फ्रैक्शन तो ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या बोला कि लेट एन इक्वल टू r/s इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि अब इसके बाद कोई काटाकुटी नहीं हो सकता इसमें। अच्छा, अब ये फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव करा जाएगा उसके बाद। उससे पहले जरा समझिए, मान लीजिए हमारा n इक्वल टू क्या है, r/s है ना, ये पॉजिटिव कब होगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि मान लीजिए ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, तब पॉजिटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव एक तरीके से और हो सकता है कि ऊपर वाला भी नेगेटिव हो जाए और नीचे वाला भी नेगेटिव हो जाए, तो माइनस माइनस काट के पॉजिटिव। तो उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक को फिक्स मान देते, चलिए इसको हम मान लेते, चलिए ये फिक्स हो गया, ये पॉजिटिव है, ठीक, इसको फिक्स कर देखिए पॉजिटिव है। अब ऊपर वाला के नेगेटिव होने से नेगेटिव, ऊपर वाले के पॉजिटिव होने से पॉजिटिव, तो एक को किसी को फिक्स कर दीजिए, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव सब लिख सकते हैं हम। तो आगे जरा यही हम लिखने वाले हैं कि लेट वेयर एस इज पॉजिटिव, लिखिए वेयर, हम यहाँ पे नीचे वाले को फिक्स कर देते हैं, वेयर एस इज पॉजिटिव, जहां नीचे वाले को फिक्स करते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, एंड आर इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड आर इज एनी इंटीजर, आर इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इस फ्रैक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में फ्रैक्शन हो सकता है, तो हमने नीचे वाला फिक्स कर दिया है कि नीचे वाला पॉजिटिव ही रखेंगे हमेशा, और ऊपर वाले नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव बना लेंगे, और ऊपर वाला पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव बना लेंगे, है ना। तो इसीलिए हमने नीचे वाला को फिक्स कर दिया, और आर जो ऊपर वाला है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब फिर से वही बात है स्टूडेंट, हमें इस बार प्रूफ क्या करना होगा, हमें प्रूफ करना होगा कि पावर में अगर n दें तो वही इसका एक वैल्यू कम से कम आ जाए। पावर में अगर n करे cos n थीटा प्लस sin थीटा का पावर में n करे तो इसका एक वैल्यू कम से कम जाए। कैसे करेंगे जरा देखिएगा ध्यान से। अच्छा, s क्या है जी, s जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्लियर। तो हम जरा इसको लेकर के चलते हैं, जरा सुनिए ध्यान से, हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे जरा देखिए। लिखेंगे नाउ, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना स्टूडेंट, यहाँ पे नाउ हम क्या लेके चलते हैं जरा देखिएगा यहाँ पे, cos r/s इंटू थीटा, पहले से हम r/s इंटू थीटा प्लस आई साइन r/s इंटू थीटा, हम यहां से पूरा का पावर अगर s कर दे स्टूडेंट, s क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर था। ध्यान दीजिएगा, आप बोलोगे सर ये एंगल में क्या क्या लिख दिया, कुछ भी आप मतलब ऐसा सिंपल सा आप ऐसा समझिए, कुछ भी आप फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये ऐसा समझिए आप कि r/s कुछ फ्रैक्शन हो, जैसे 2/3, 5/4 या -2/3 कुछ भी होगा, r/s एक फ्रैक्शन है, यही इसी का मतलब है n, यही है ना जी n, ठीक है, तो वो है n, कोई दिक्कत नहीं, यही वही n है। अब इसका अगर पावर s करे, s क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर था, तो अगर इसका पावर s करेंगे तो भाई हमें सबसे पहले बहुत अच्छा पता है कि अगर पावर s किया जाएगा तो इसका एक आंसर होता है, वो आंसर कुछ और नहीं होता है, वो होता है कि cos, यहाँ पे s गुना हो जाएगा, तो जैसे s गुना होगा तो इस एंगल में गुना होगा, तो s कट करके सीधा बचेगा cos r थीटा प्लस आई साइन r थीटा बचेगा। मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि कुछ है ही नहीं इसमें भाई, कि जैसे ही हम यहाँ पे पावर s करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर देते हैं स्टूडेंट, इस चीज को देखिएगा थोड़ा सा, r यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये कहाँ से आ गया, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर चाहे तो आप ब्रैकेटिंग कर दीजिए, यहाँ पे एंगल में ऐसा कर दीजिए, देखिए देखिए आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट बच्चों क्या कर सकते हैं, देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि r चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स हो चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हो, वो ऊपर जा सकता है। कैसे जा सकता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर में r, सिंस r इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर है। अब एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, सभी बच्चों को ये पता भी होगा कि कहीं पे अगर लिखा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर कहीं पे लिखा हुआ कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम दिस इज इक्वल टू दिस भी तो समझेंगे कि अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर भी तो है। तो हमने अभी तुरंत पढ़ा कि अगर पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो,
cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n करेंगे तो एंगल में गुना हो जाएगा, और अगर एंगल में पहले से गुना हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर चाहे नेगेटिव इंटीजर दोनों रहे, कोई भी रहे दोनों में से, तो वापस से पावर में लिख सकते हैं क्या, तो cos r थीटा प्लस आई साइन r थीटा, और r क्या था, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या वापस से हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं बात। तो यहां से चलना शुरू किए और यहां तक अभी बराबर है, अभी कुछ भी नहीं किए थे हम। अब क्या करेंगे पता है, अब हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, देखिए जरा ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लेंगे टेकिंग एसेथ रूट ऑन बोथ साइड, एसेथ रूट, अब ये क्या है जी, तो जरा हम यहाँ पे अगर एक लाइन लिखे तो अभी तक हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं कि दैट इज, हम लोग अभी यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, कि थोड़ा सा इसको हम और ऐसे करके नीचे करा जाए, थोड़ा सा ऐसे नीचे करके, ताकि हम इसको लिख पाए। यहाँ पे इस लाइन तरफ लिख दीजिए दैट इज, इधर इधर क्या हमारे पास, इधर ये वाला चीज है, थोड़ा सा हम एक बार ऐसे करके लिख भी देते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला है, यही ना हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, चलिए छोटा छोटा करके लिख देते हैं कि हमारे पास जो है स्टूडेंट वो ये है। अब क्या करते हैं, टेकिंग एसेथ रूट ऑन बोथ साइड, एसेथ रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, देन वी गेट अब स्टूडेंट एक चीज का जरा ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट तो आपने सुना होगा कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो कि मान लीजिए कि लिखा हो कि x इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है या x इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, अगर हम बोलते कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट का मतलब जी कि पावर हम 1/2 कर रहे हैं, पावर हम 1/2 कर रहे हैं बोथ साइड। तो आपको पता है कि किसी भी रिजल्ट में अगर पावर आप 1/2 करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट, तो आंसर 2 को आएगा। क्या लेंगे, अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर 2 को आएगा। अगर आप एसेथ रूट लेंगे, क्या लेंगे आप, एसेथ रूट लेंगे, तो आंसर एस गो आएगा। एस मतलब इसके जगह पे 5 लगता है, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर था, तो इसके जगह पे 5 6 7 जो रहेगा एस उतना आंसर आएगा, समझ पाए। अगर हम दोनों तरफ एसेथ रूट ले ले, एसेथ रूट का मतलब क्या, जैसे स्क्वायर रूट का मतलब दोनों तरफ पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, एसेथ रूट का मतलब, एसेथ रूट का मतलब है कि हम दोनों तरफ पावर जो है इस पूरे का पावर 1/s कर रहे हैं, पूरे का पावर 1/s कर रहे हैं। आपको पता है कि भाई पावर का पावर गुना होता है, तो 1/s इंटू एस खत्म, इधर बचेगा सिर्फ ये पावर, यहाँ करेंगे गुना तो क्या होगा, r/s हो जाएगा ये। तो जब हम गुना करेंगे तो आपको पता है कि एसेथ रूट लेंगे तो आंसर एस गो आएगा, और उस एस गो में से जब यहाँ मान लीजिए आप r/s करेंगे, यहाँ पे 1/s करेंगे तो इसका जो होगा, और यहाँ पे भी एस करेंगे 1/s, तो एस कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू दिस होगा, लेकिन आंसर तो एस गो होना चाहिए था, पर उसका एक आंसर ये हो रहा होगा। आ रहे बस समझ में, यही तो समझना है इस थ्योरम्स में, पूरा सारा रिजल्ट यही है समझने के लिए। बाकी तो बहुत मजेदार था, सिर्फ गुना किया ऐसा वैसा प्रूफ हो गया। यही समझना है कि हमने कहा कि जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 आंसर मिलता है, क्यूब रूट लेते हैं तो 3 को मिलता है, जब एसेथ लेंगे तो एस को आंसर मिलेगा। तो आइए ना यहाँ पे लेते हैं एसेथ रूट, तो जैसे ही एसेथ रूट लेंगे तो यहाँ पे होगा r/s हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू सिर्फ ये होगा एक इकलौता। तो हम क्या बोलेंगे कि सर इसका तो एस को आंसर होना चाहिए था, एक ही को आ रहा है, तो हम इसीलिए बोलेंगे कि जब स्क्वायर एसेथ रूट लेंगे तो ये दिस इज द वन वैल्यू ऑफ दिस, समझे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसका एक ही वैल्यू है ये। तो जैसे हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे जरा देखिए, तो टेकिंग एसेथ रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या हमें मिलेगा, तो हमें मिलेगा कि एसेथ इधर लेंगे तो हमें मिलेगा cos r/s इंटू थीटा, ठीक है, प्लस आई साइन r/s इंटू थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ, इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू एक हो, तो यहां पे होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर r/s। अब बोलेंगे r/s कैसे होगा, क्योंकि एसेथ रूट लिए हैं। इसी को दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, दैट इज, इसी को n माने थे तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ, इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ, इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसी को n माने थे इस केस में। तो देखिए थ्योरम हो जाता है यहाँ पे प्रूव्ड। तो ये इस क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले क्लासेस बहुत सारी बातें लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, पर मुझे लगता है कि यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। और एक बार कमेंट करके सब लोग बताइए, यहाँ तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए जल्दी से मुझे, बताइए। ये क्लियर है, वेरी गुड। तो अब आप लोगों का होमवर्क क्या है जरा सुन लीजिएगा, क्योंकि हम लोग भाई अब ऐसा बिल्कुल कोई बच्चा नहीं समझेगा कि बहुत धीरे 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 बता रहे हैं हम लोग।
शुरुआत का क्लासेस है तो थोड़ा धीरे चलेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि हम लोग 11th-12th में अलग कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे, यहाँ पे अलग ही हो गया, पूरा दुनिया अलग है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने एक डी मोर्गन थ्योरम का स्टेटमेंट देखा और प्रूफ देखा। डी मोर्गन थ्योरम का स्टेटमेंट कहता था कि अगर n पॉजिटिव इंटीजर्स है या नेगेटिव इंटीजर्स है तो इस चीज का वैल्यू ये होगा, एग्जैक्ट नो चेंजेस। हमने प्रूफ करा, n को पॉजिटिव इंटीजर्स माना तो प्रूफ किए, n को नेगेटिव इंटीजर्स माना तो भी प्रूफ किया कि इसका वैल्यू ये होता है। लेकिन अब जैसे ही n फ्रैक्शन हो जाए तो ये इस चीज का एक वैल्यू सिर्फ ये होता है, हमने उसको भी प्रूफ करा। तो मुझे लगता है कि सब बच्चों को समझ में होगा। कहीं पे भी डाउट्स हो तो आप लोग राइज हैंड करके पूछिए। चलिए राइज हैंड करके कोई भी पूछ सकते हैं। एक स्टूडेंट कह रहा है कि बीबीएमक्यू का भी क्लास कर सकते हैं। हाँ, बीबीएमक्यू क्लास कर सकते हैं, पर बीबीएमक्यू के लिए अलग है, आप लोगों का अलग है। तो जो आपका सिलेबस है वही आपको पढ़ना है। चलिए, तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सपना, पुनेश, राजू, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बाकी बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में। आज के क्लास को बस यहीं पे समाप्त करते हैं जी। हाँ, और इसको आप लोग का होमवर्क ये है कि इसको एक बार रफ में बिना देखे प्रैक्टिस करना है। अभी आप एक बार मेरे साथ लिखे और एक बार बिना देखे आप प्रूफ कर पा रहे हैं कि नहीं, ये चेक करना है। नहीं तो पता है क्या होगा, आप जैसे इस सेमेस्टर में सेम 2 में सेम 3 में आएंगे, इतने सारे थ्योरम्स मिलेंगे आपको, तो थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा शुरू से हम लोग अपने माइंड को उस लेवल पे डेवलप करेंगे कि चीज़ों को समझे, रटना नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट कल की क्लास में और आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को।